हाँ जी, चलिए ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं अब अपना मेन टॉपिक जहां से हमें शुरू करना है, क्योंकि टैक्सेशन हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज टैक्स। इससे पहले कि हम जीएसटी पर आए, पहले हम आपको एक पूरा ब्रॉड सेटअप पता होना चाहिए कि टैक्स होता क्या है और इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है वो चलता कैसे है। तो पहले अगर मैं आपसे पूछूं, टैक्स का नाम तो आप सबने सुन रखा होगा। अगर हमें टैक्स को डिफाइन करना है, सोच के देखो, व्हाट इज टैक्स। टैक्स की कोई डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो। टैक्स क्या है आपको पता सब है कि पे करना होता है, मगर उसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो। अगर तुम अ पार्ट ऑफ इनकम गिवन टू गवर्नमेंट, इनकम टैक्स की डेफिनेशन तो मैं मान सकता हूं सही है, मगर अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स और भी टैक्स होते हैं या नहीं होते हैं? यस। उस कंटेक्स्ट में ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं किसकी पूछ रहा हूं? टैक्स की। और बताओ। अ कंपल्सरी पेमेंट। और क्या बोला? ऑब्लिगेशन। और बताओ। कंपल्सरी डिडक्शन। डिडक्शन मतलब आप कह रहे हो कि मेरी इनकम से कट जाएगा, पर हर तरह का टैक्स ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम से कटता है। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। दैट इज अ वे ऑफ पेइंग टैक्स कि आपकी इनकम से कट जाता है। तो मैं डिडक्शन वर्ड कुछ हद तक सही है, बट वो इनकम टैक्स के लिए सही है, वो टैक्स के लिए जरूरी नहीं है सही है। तो अभी जो दो वर्ड निकल के आए वो निकल के आए कि इट इज अ ऑब्लिगेशन, और दूसरी चीज क्या निकल के आई? इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। अच्छा, ऑब्लिगेशन अगर मैं बोलूं, ऑब्लिगेशन किस किस प्रकार की होती हैं? हमारी अलग अलग तरह की ऑब्लिगेशन होती हैं। क्या हमारी पेरेंट्स की तरफ कोई ऑब्लिगेशन है या नहीं है? यस। क्या आपकी कंट्री की तरफ कोई ऑब्लिगेशन है या नहीं है? यस। तो ये किस तरह की ऑब्लिगेशन है? मतलब मुझे एक बात बताओ, मैं टैक्स पे करता हूं, आपने टैक्स पे किया है कभी? इनकम टैक्स की बात करते, चलो इनडायरेक्ट टैक्स को साइड छोड़ दो, एक बार इनकम टैक्स पे किया है कभी आपने? नहीं। तो अगर मैं बोलूं टैक्स इज अ ऑब्लिगेशन, मतलब वो मेरी ऑब्लिगेशन है, आपकी नहीं है। मगर पेरेंट्स की तरफ तो मेरी भी ऑब्लिगेशन है, पेरेंट्स की तरफ तो आपकी भी ऑब्लिगेशन है। तो ऑब्लिगेशन एक तो होती है पर्सनल ऑब्लिगेशन, हमारे पेरेंट्स की तरफ, हमारी कंट्री की तरफ जो हमारी ऑब्लिगेशन है वो क्या है? पर्सनल। अगर नहीं निभाओगे तो कोई आपको उल्टा नहीं लटका देगा, कोई ये नहीं कहेगा तुम्हें देश से प्यार नहीं है, ये क्या बात हुई? तुम्हें अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं, मतलब वो पर्सनल ऑब्लिगेशन है, आपकी पर्सनल मर्जी है। मगर ये जो ऑब्लिगेशन है टैक्स पे करना, अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं और आप टैक्स पे नहीं कर रहे, आज तक आपको किसी ने कभी कोई नोटिस भेजा? आज तक कभी आपको किसी ने आकर बोला कि तुमने टैक्स पे नहीं किया, तुम्हें पकड़ा जा रहा है या समथिंग? द आंसर इज नो। अगर आपने आज तक इनकम टैक्स पे नहीं किया और आपको किसी ने बोला भी नहीं पे करने के लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी ऑब्लिगेशन नहीं होगी और मेरी ऑब्लिगेशन होगी। तो ये ऑब्लिगेशन कहां से आती है कि किसकी ऑब्लिगेशन है टैक्स पे करने की और किसकी ऑब्लिगेशन नहीं है? ये कहां से निकल के आता होगा? लॉ से। यानी कहीं ना कहीं लॉ में, किसी ना किसी लॉ में लिखा होगा। इनकम टैक्स के केस में इनकम टैक्स एक्ट में लिखा होगा, जीएसटी के केस में जीएसटी एक्ट में, जहां पर किसी एक पर्सन की ऑब्लिगेशन फिक्स की जा रही है और जिसकी ऑब्लिगेशन फिक्स की जा रही है वही पर्सन टैक्स पे कर रहा है, बाकी लोग टैक्स पे नहीं कर रहे। तो अगर मुझे टैक्स की डेफिनेशन देनी है, टैक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ, अच्छा आप ऐसा कर सकते हो, कुछ स्टार्टिंग की चीजें ना आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मतलब जो बुक प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर कुछ खाली बॉक्सेस दे रखे होंगे। तो आप ऐसा करो, अभी जो आपको नोट्स मिले ना उसमें पेज नंबर 1.2 पे आ जाइए। पेज नंबर 1.2 पे आ जाओ। साथ साथ जो फेयर में नोटिंग करवानी है मैं वो बताता जाऊंगा। जो फेयर की नोटिंग है और जो मैं रफ भी करूंगा, और रफ वाला नोटिंग नहीं करनी है आपने, सिर्फ फेयर वाली नोटिंग करनी है। यहां पर लिख लो व्हाट इज टैक्स, यहां से शुरू करेंगे। ऑब्वियसली जो मैं आज व्हाट इज टैक्स कर रहा हूं वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट हमारे समझने के लिए जरूरी है। तो आप यहां पर लिख सकते हो टैक्स इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। टैक्स इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन created by law that requires a unilateral payment to be made to government। ये ऑब्लिगेशन है, मगर किस प्रकार की ऑब्लिगेशन है? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? एनी ऑब्लिगेशन विच इज क्रिएटेड बाय स्टैच्यू। स्टैच्यू का मतलब क्या होता है? लॉ।
एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो किससे क्रिएट की जाएगी? लॉ। क्या हमारे देश में बिना लॉ के कोई टैक्स क्रिएट किया जा सकता है? द आंसर इज नो, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ स्टैच्यू, देयर इज अ लॉ जो कहे कि आपको ये पे करना है, तब तक आपसे कोई भी तरह का टैक्स कलेक्ट किया नहीं जा सकता। ठीक है जी। अच्छा, अगली चीज मैं बताऊं, आप सबने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम होता है कंसीडरेशन। क्या ये वर्ड पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में या नहीं पढ़ा हुआ? यस। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, समथिंग इन रिटर्न। वैसे तो एक डेफिनेशन होगी, वेयर एनी पर्सन प्रोमिसेस हैज पेड, कुछ इस तरह की डेफिनेशन पढ़ी थी। बट आपने एक वर्ड सुना होगा शायद, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। किसी चीज को, किसी चीज की कंसीडरेशन तब बोला जाता है जब अगर मैंने आपके लिए कुछ किया और उसी चीज के बदले में आपने मेरे लिए कुछ किया, उसे मैं बोल सकता हूं कंसीडरेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, क्या हमारे टैक्स के बदले में गवर्नमेंट कुछ करती है या नहीं करती उस पैसे से? मेरे लिए टैक्स से खर्चा हो गया, सरकार के लिए क्या हो गई? वो रेवेन्यू, सरकार के रेवेन्यू का सोर्स हो गया। आज की डेट में सरकार जितने भी खर्चे कर रही है, सरकार स्ट्रीट लाइट जला रही है, सरकार पुलिस मेंटेन कर रही है, सरकार देश का डिफेंस देख रही है, सरकार कुछ सड़कें बनाने का काम कर रही है, ड्रेनेज देख रही है, ये सारा पैसा सरकार को कहां से आ रहा है? टैक्स ही आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, टैक्स नहीं होगा तो ये पैसा नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूं, सरकार बदले में मुझे पुलिस की सर्विस दे रही है, डिफेंस आर्मी की सर्विस दे रही है। कैन आई से, सोच के बताना, टैक्स इज अ कंसीडरेशन फॉर द सर्विसेज दैट आई रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट? क्या हम ये बोल सकते हैं टैक्स एक कंसीडरेशन है उन सारी सर्विसेज का जो सरकार हमें दे रही है? कैन वी से दैट? अगर ऊपर ऊपर से देखो तो आपने बोला यस सर, क्यों? सरकार ने हमें सर्विस दी और मैंने बदले में क्या दिया सरकार को? टैक्स। मगर सोच के देखो, पुलिस की सर्विस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला मैं इनकम टैक्स भरता हूं, आप इनकम टैक्स भरते नहीं हो। अगर कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है, ऐसा होगा पुलिस आएगी और कहेगी तुम टैक्स भरते हो? नहीं, चलो हटो साइड में, तुम्हें नहीं बचाऊंगी, हम इसको बचाएंगे। मान लो आर्मी कभी आगे बचाने आती है, आर्मी के आपसे पूछती है तुमने टैक्स भरा या नहीं भरा? जिसने भरा उसको बचाएंगे, उसको नहीं बचाएंगे? नहीं। तो क्या मैं बोलूं आपको भी ये सारी सर्विसेज जो मैंने बोली, पुलिस की, डिफेंस की, क्या आपको भी ये सर्विसेज बिल्कुल वैसी मिलेंगी जैसे मुझे मिलेंगी? यस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो सर्विस आपको भी मिल रही है बिना कुछ पे किए और मुझे भी मिल रही है पे किए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं टैक्स इज द कंसीडरेशन? द आंसर इज नो। नो डाउट इन सर्विसेज को देने का पैसा टैक्स की वजह से आ रहा है, बट किसी चीज को कंसीडरेशन बोलने के लिए क्या होना जरूरी है? क्विड प्रो क्यो। मैंने अगर सरकार को पैसे दिए, आपने सरकार को पैसे नहीं दिए, फिर भी सरकार ने क्या ये सर्विसेज दोनों को दी या नहीं दी? यस। इनफैक्ट आधी सारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सरकार पैसे अमीर लोगों से लेती है, सब्सिडी गरीब लोगों को देती है। यस और नो? तो जिससे ले रही है उसको सर्विस नहीं मिल रही है, जो कुछ भी पे नहीं कर रहा उसको सब्सिडी मिल रही है। तो टैक्स कैन नॉट बी सेड टू बी अ कंसीडरेशन। आपने 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में शायद एक वर्ड पढ़ा होगा, पेमेंट दो तरह की होती है, एक होती है यूनिलैटरल पेमेंट और एक होती है बायलैटरल। दोनों का फर्क क्या होता है? यूनिलैटरल मतलब एक साइड, मैंने आपको कुछ दिया, आपने बदले में कुछ दिया या नहीं दिया उसकी कोई गारंटी नहीं है। बायलैटरल क्या होता है? एक हाथ दे एक हाथ ले, मैंने आपके लिए कुछ किया और बदले में क्या किया? आपने भी कुछ पे किया। मान लो मैं कोचिंग सर्विस दे रहा हूं, आप बदले में फीस पे कर रहे हो, ये यूनिलैटरल है या बायलैटरल है? बायलैटरल। बट मैं सरकार को टैक्स पे कर रहा हूं, सरकार मुझे भी सर्विस दे सकती है, किसी और को भी सर्विस दे सकती है, सरकार कोई ऑब्लिगेशन में नहीं है मुझे कुछ देने के लिए। तो टैक्स बायलैटरल पेमेंट हुई या यूनिलैटरल पेमेंट हुई? यूनिलैटरल। इसलिए मैंने यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखवाया? इट इज अ यूनिलैटरल पेमेंट मेड टू दी गवर्नमेंट। यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो, देयर इज नो क्विड प्रो क्यो, देयर इज नो क्विड प्रो क्यो, एंड हेंस it cannot be said to be consideration, it cannot be said to be consideration for services rendered by government। जब हम टैक्स सरकार को पे करते हैं वहां पे कोई क्विड प्रो क्यों नहीं होता, इसलिए टैक्स को हम कंसीडरेशन नहीं बोल सकते, टैक्स एक यूनिलैटरल पेमेंट है। अच्छा, ये वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है,
अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मेरे लिए क्या है, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो कि किस नेचर की है, यूनिलेटरल पेमेंट। अच्छा, व्हाट इज टैक्स की डेफिनेशन सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ क्या होगी? ये डेफिनेशन टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, सरकार से कोई पूछे व्हाट इज टैक्स तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। From the viewpoint of the government, tax is nothing. It is one of the sources of revenue. अच्छा, when I say one of the sources, सरकार की कोई और भी sources of revenue होती है? हमारे देश के अंदर सरकार जितने भी खर्चे करती है, वन ऑफ दी मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू तो टैक्स आ गया। उसके अलावा कौन से होते हैं? वो उन्होंने बोला फाइन। क्या फाइन भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है? यस, बट बहुत ही कम है। एक सरकार जो इतना भी फाइन इकट्ठा करेगी, मान लो आप गए बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे, आपको पकड़ के आपका चालान कर दिया 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 का, 5000 का, उससे सरकार चल रही है। आपको मैंने आज सेक्रीफाइस किया, मैंने बिना हेलमेट के बाइक चलाई और आज बैठे बैठे सरकार को पैसा मिल गया। सरकार जो फाइन लगाती है ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पिनलाइज करना। जैसे स्कूल के अंदर अगर याद हो, बहुत सारे हमारे स्कूल्स होते हैं जो ये सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वो क्या करते हैं, अगर आप क्या करोगे, स्कूल में हिंदी बोलोगे या इंग्लिश नहीं बोलोगे तो क्या करते थे? फाइन लगा देते थे। मेरे स्कूल में होता था ऐसे, इफ यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश 10 रुपीज फाइन। वो अलग बात है कि हम जिसने फाइन इकट्ठा करना होता था, मॉनिटर, हम उसी को सेट कर लेते थे ना, वो खुद बोल रहा होता था ना हम बोल रहे होते थे, मगर कई बार फिर भी ना पकड़े जाते थे किसी टीचर के सामने बोलते हुए और फाइन देना होता था। अच्छा, आप जो स्कूल में 10 रुपए फाइन देते थे, अब रेट बढ़ गया हो तो अलग बात है, हमारे जमाने में 10 रुपए होता था, 10 रुपए फाइन देते थे, आपके उस 10 रुपए के फाइन के बेसिस पर स्कूल की बिल्डिंग बनी होगी। आपके 10 रुपए से प्रिंसिपल की सैलरी जाती होगी? नहीं। तो वो 10 रुपए लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था? तुम्हें सुधारना, तुम्हें आदत डालना कि अभी बचपन में थोड़ी इंग्लिश सीख लो, पूरी जिंदगी तो इंग्लिश बोलनी पड़े या ना पड़े, अभी सीख लो थोड़ी बहुत, तो इसीलिए आपको सिखाया। सिमिलरली सरकार जो फाइन्स इकट्ठी करती है, नो डाउट इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू बट नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सरकार की टोटल रेवेन्यू में से 0.1% होगा फाइन। चलो कोई नहीं, आगे और बताओ, बताओ ना सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट कंपनीज, एक कंपनी डिविडेंड पे करती है, यस, किसको पे करती है? शेयर होल्डर को। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है जिसके अंदर मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन होता है? गवर्नमेंट। तो ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट कंपनी का डिविडेंड किसके पास जाता होगा? उसके पास। तो बेसिकली आप बोल सकते हो जितना भी डिविडेंड आ रहा है गवर्नमेंट कंपनी से, वो भी क्या हो जाएगा? एक तरह की सोर्स ऑफ रेवेन्यू। किसी ने यहां पर बोला नेचुरल रिसोर्सेज, कोई एग्जांपल दो नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें सरकार रेवेन्यू करती है। हमारे देश में बाय डिफॉल्ट सारे नेचुरल रिसोर्सेज किसके होते हैं? सरकार के। अगर आप कहो, एक मूवी थी धमाल मूवी, शायद आपने देखी हो, उसके अंदर क्या था, उन्होंने एक जमीन खरीदी, उस जमीन को खोदा और जमीन के नीचे से ना तेल, उनको लगा तेल है, बाद में पता लगता है वो गटर का पानी था धमाल मूवी में। मगर उनको वो इतनी महंगे में जमीन खरीद लेते हैं ये सोच के कि हमारी जमीन के नीचे क्या है? तेल निकलेगा और हम क्या बन जाएंगे? अमीर बन जाएंगे। थ्योरेटिकली स्पीकिंग, आज आप जहां रहते हो आपके घर के नीचे तेल निकल आए, ठीक है, तो वो तेल आपका है या सरकार का है? आपका नहीं है। गवर्नमेंट आएगी कहेगी निकलो यहां से, हमें ये क्या करने दो, ये नेचुरल रिसोर्स निकालने दो, हाँ हद से हद तुम्हें थोड़ा सा कॉम्पनसेशन दे देंगे, दैट्स इट। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज पर ओनरशिप और राज किसका है? हमारे देश की गवर्नमेंट का, आपका और मेरा नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं, क्या उसके लिए वेव्स यूज होती है नहीं होती? इसे हम प्यार से बोलते हैं स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, और अब क्या आने वाला है? 5G। तो 5G के लिए ऑब्वियस सी बात है एयरटेल जियो वगैरह को क्या यूज करनी पड़ेगी? एयरवेव्स यूज करनी पड़ेगी सिग्नल भेजने के लिए। ये वेव्स किसकी हैं? ये गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट कह रही है मेरी ये वेव्स, हवा के अंदर अगर तुम्हारा सिग्नल जा रहा है, ये हवा किसकी है? हमारी है। तो अब एयरटेल और जियो क्या करेंगे, वो 5G स्पेक्ट्रम लेंगे गवर्नमेंट से और वो कहेंगे क्योंकि हम हवा के अंदर ये वेवलेंथ यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उसके लिए वो पेमेंट किसको करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज को लीज पर देकर या बेचकर सरकार क्या कमाती है? रॉयल्टी इनकम कमाती है। इस साल के बजट में सरकार ने एस्टिमेट किया एक मोटा अमाउंट कहां से आएगा? 5G की ऑक्शन से आएगा। अगर वो ऑक्शन होएगी तो सरकार को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और बताओ, किसने बोला इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी वो तो टैक्स में कवर हो जाएगा? डोनेशन, सरकार को डोनेशन नहीं मिलती कोई। उन्होंने बोला रेलवे, सरकार क्या थोड़े बहुत बिजनेस भी करती है? यस।
तो वो बिजनेस में, टूरिज्म से तो लोगों का फायदा होता है ना, सरकार का बहुत कम फायदा होता है। हाँ जी, कुछ जो मॉन्यूमेंट्स होती हैं ना वो सरकार नहीं मैनेज करती, वो एक कुछ बॉडीज होती हैं, आर्कियोलॉजिकल बॉडी ऑफ इंडिया, उसके अंदर वो मान लो ताजमहल की एक एंट्री फीस है, उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता, हद से ज्यादा बस उसकी मेंटेनेंस के लिए होता है, और उसके लिए भी सरकार अक्सर क्या करती है, एक अलग से बॉडी बना देती है जिसका काम होता है उस मॉन्यूमेंट का ध्यान रखना, तो नॉट अ वेरी मेजर सोर्स। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? वो कह रहे हैं कुछ फीस होती है, जैसे कंपनी सेटअप होती है तो क्या करना पड़ता है, आरओसी की फीस होती है, यस टू सम एक्सटेंट इज ओके, बट अक्सर जो फीस इकट्ठी होती है ना, उसी एक्ट के अंदर जो भी बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए खर्च हो जाती है, जैसे आरओसी की जो फीस है, आरओसी के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी को मेंटेन करने में खर्च हो जाती है, उससे सरकार और ज्यादा कुछ नहीं करती। सबसे बड़ी सोर्स ऑफ रेवेन्यू और क्या है, क्या किसी ने बोला भी है यहां पर इन्वेस्टमेंट्स, क्या हमारी सरकार ने लोगों से लोन ले रखे हैं या लोन दे भी रखे हैं? हम हर जगह लोन मांगते हैं या लोन देकर भी आते हैं? लोन देकर भी आते हैं। श्रीलंका को बहुत बड़ा लोन दे रखा है हमने, नेपाल को लोन दे रखा है हमने, इंडिया ने अफगानिस्तान में भर भर के लोन दिए थे, अफगानिस्तान को स्टेबल रखने के लिए इंडिया की काफी मोटी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में, इनफैक्ट अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है ना वो इंडिया ने बनाया है, इंडिया ने अफगानिस्तान को पार्लियामेंट बना के दिया था। तो जब इंडिया लोन देती है तो इंटरेस्ट लेती होगी या नहीं लेती होगी? यस, तो वो इंटरेस्ट इनकम इंडिया की इनकम हो गई। और एक तो सबसे बड़ी चीज किसने मिस आउट ही कर दी, क्या? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी से सिर्फ डिविडेंड आता है या उसको बेच के, उसके शेयर बेच के भी पैसे आता है? यस, जैसे अभी सरकार ने LIC के अंदर अपना स्टेक बेचा, सरकार को 23,000 करोड़ रुपए मिल गए एक ही बारी में, और सरकार ने इतना सा स्टेक बेचा है, अभी और भी स्टेक बेचेगी, तो क्या ये भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया सरकार के लिए या नहीं? यस, तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू तो सरकार के बहुत सारे हैं, हमें ये नहीं पढ़ने, हमें क्या पढ़ना है? टैक्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, आगे डेफिनेशन में लिखो, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट, from viewpoint of government, tax is one of the major sources of revenue। सरकार से पूछोगे तो सरकार बोलेगी टैक्स कुछ नहीं होता, सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। हमसे पूछोगे तो हम बोलेंगे इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो हमें यूनिलैटरल बेसिस पे पे करनी होती है। अब ये तो हमने देख लिया टैक्स क्या होता है। अब मुझे बताओ किसी भी कंट्री के अंदर टाइप्स ऑफ टैक्स कौन कौन से होते हैं? पढ़ी रखा होगा आपने, कौन कौन से टैक्स होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो एक बार यहां पर डिवाइड करो, टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरी तरह के टैक्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलो अब इतना बता दिया तो ये भी बता दो दोनों में फर्क क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट जो इनकम पे लगता है, मतलब इनकम टैक्स ही इकलौता डायरेक्ट टैक्स है या इनकम टैक्स के अलावा भी कोई डायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं? इनकम टैक्स इज वन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, बट इसके अलावा हो सकते हैं। यस, तो डेफिनेशन बताओ कैसे कैटेगराइज करते हैं डायरेक्ट टैक्स? जिसके ऊपर सरकार ने ऑब्लिगेशन डाली है वो अपनी ऑब्लिगेशन किसी और पे पास ऑन नहीं कर सकता, उसी को अपनी जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा। विच मींस इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि ऑब्लिगेशन सरकार ने किसी और के ऊपर रखी, उसने सरकार को पे करना था, बट उस पर्सन ने वो टैक्स का भार, बर्डन किसी और पे डाल दिया। यस, एग्जांपल लेते हैं, मान लो आज की रेट में आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, लेट से आप पिज्जा हट में जाते हो, पिज्जा हट के अंदर आप गए, आपने वहां जाके गुड्स कंज्यूम करें यानी पिज्जा कंज्यूम किया, और लेट से आपका 1000 रुपीज का बिल आ गया। क्या आपका बिल 1000 का आता है या उसके ऊपर कोई टैक्स लग के आता है? टैक्स। आज की डेट में उसके ऊपर क्या लग के आता है? जीएसटी। लेट अस सपोज एक मिनट के लिए 5% के हिसाब से उन्होंने 50 रुपए का जीएसटी लगा दिया और ये बिल टोटल कितना आया? 1050। मुझे बताओ सरकार को ये 50 रुपए देने की ऑब्लिगेशन किसकी है? सरकार ने क्या आप पे ऑब्लिगेशन डाल रखी है या रेस्टोरेंट के ऊपर डाल रखी है? रेस्टोरेंट। यानी मेरे एग्जांपल में गवर्नमेंट को पे करने की प्राइमरी ऑब्लिगेशन, पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन है? पिज्जा हट। मगर उसने क्या किया, उसने वो टैक्स खुद सरकार को पे नहीं किया, उसने आपसे बिल में चार्ज कर लिया,
आपसे 1050 लिए, 1000 रुपए खुद रख लिए और 50 रुपए क्या कर दिए, गवर्नमेंट को पे कर दिए। यानी अगर मैं पूछूं हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स, तो आप बोलोगे पिज्जा हट। बट हु इज द पर्सन हु इज बेयरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स? किसकी जेब से अल्टीमेटली पैसा गया? हमारी जेब से। हम कौन है? अल्टीमेट कस्टमर। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड पर्सन बेयरिंग द बर्डन ऑफ द टैक्स। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। यस। अच्छा, अगर पिज्जा हट आपको कहे मैंने ना तुम्हें पिज्जा बेचा है, क्या पिज्जा 1000 रुपए का होता होगा? क्या वो पिज्जा हट का जो पिज्जा है वो 1000 रुपए का होता होगा? कॉस्टिंग उसकी 1000 रुपए होती होगी? नहीं, ऑब्वियसली 1000 रुपए का नहीं होता होगा, वो सस्ता होता होगा। मैं 1 मिनट के लिए मान के चलूं सारी कॉस्ट मिलाकर उसकी 600 रुपए पड़ती है, जिसके अंदर मैंने उसका रेंट भी कंसिडर कर लिया, एम्प्लॉइज भी, एडवर्टाइजमेंट भी सब कंसिडर कर लिया, उसको 600 रुपए की कॉस्ट का पिज्जा पड़ता है। 400 रुपए उसने क्या करे? पिज्जा बेच के कमाए। ऐसी बहुत सारे लोगों को पिज्जा बेचेगा, उसकी इनकम आएगी, उसकी इनकम पे क्या लगेगा? इनकम टैक्स। तो पिज्जा हट कह रहा है क्योंकि तुमको पिज्जा बेचकर मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, और लेटर सपोज इनकम टैक्स का रेट 20% है, तो 400 रुपए का 20%, 80 रुपए तो मुझे इनकम टैक्स भी दे दो। वो तुम्हारे बिल में इनकम टैक्स लगा के दे दे, क्या तुम उसे दोगे? अगर मैं कहूं तुमको पढ़ाकर कोचिंग फीस से मुझे इनकम होएगी और उस पे इनकम टैक्स होगा, तो मेरी कोचिंग फीस में इनकम टैक्स भी मुझे दे दो, क्या तुम दोगे? द आंसर इज नो। इनकम टैक्स आमतौर पे जिस पर्सन पे लगाया गया है, सरकार को पे भी कौन करता है? वही पर्सन। यानी इनकम टैक्स में पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड पर्सन बेयरिंग द बर्डन ऑफ द टैक्स क्या अलग अलग होते हैं या एक ही होता है? एक ही। अगर संचित ग्रोवर पे इनकम टैक्स लगाया गया है तो लायबल टू पे गवर्नमेंट भी कौन है? संचित ग्रोवर। और बर्डन भी कौन बियर कर रहा है? मैं। मगर अगर मेरे पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया है, सरकार को तो मैं पे करूंगा, मगर मैं हो सकता है उसका बर्डन क्या कर दूं? आप पे पास ऑन कर दूं। चलो अब एक मुझे आंसर और दो। पिज्जा हट का कॉम्पिटिटर है डोमिनोज, ठीक है जी, डोमिनोज। आप पिज्जा हट गए, उन्होंने बोला जो आपका बिल आएगा उसके ऊपर जीएसटी अलग लगाएंगे। आप डोमिनोज गए, डोमिनोज ने बोला हमारे मेन्यू में जो भी प्राइसेस हैं वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हैं। यानी आपने अगर 1000 रुपए का पिज्जा ऑर्डर किया, हम आपसे कितने लेंगे? 1000 रुपए लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, पिज्जा हट और डोमिनोज एक ही सेक्टर में है, एक ही चीज में काम कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए मान के चलो सेम टर्नओवर है। यहां पर पिज्जा हट ने आपसे टैक्स लिया, सरकार को पे किया, डोमिनोज ने आपसे टैक्स नहीं लिया। क्या डोमिनोज को फिर भी टैक्स सरकार को पे करना है या नहीं करना? इन अदर वर्ड्स, कैन आई टेक अ आर्ग्यूमेंट दैट मैंने टैक्स रिकवर नहीं किया, इनडायरेक्ट टैक्स, इसलिए मुझे सरकार को पे नहीं करना? या फिर सरकार तो कहेगी मैं तो तुमसे टैक्स रिकवर कर ही रही हूं, चाहे तुम कस्टमर से रिकवर करो या नहीं। तो पिज्जा क्या डोमिनोज को भी सरकार को जीएसटी पे करना पड़ेगा? यस। सरकार यहां पर कहेगी हम मान के चलेंगे तुमने 900 समथिंग रुपीज का पिज्जा बेचा, जिसके ऊपर 5% टैक्स लगाया, और टोटल बिल कितना रिकवर किया कस्टमर से? 1000। तो वो पता क्या करेंगे मैथमेटिकली? 1000 डिवाइडेड बाय 5% का रेट है तो 105 इंटू 5। ये क्या बना? 1000 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5। हम मान लेंगे इसके अंदर 47.60 रुपीज का तो टैक्स है, और असली में ये पिज्जा 952 रुपीज 38 पैसे का था। मतलब सरकार कहेगी तुमने 1000 का पिज्जा नहीं बेचा, हमारी तरफ से देखोगे तो तुमने पिज्जा कितने का बेचा? 952 रुपीज का, जिसमें तुमने 48 रुपीज का टैक्स कस्टमर से रिकवर कर लिया। तो पिज्जा हट को भी सरकार को टैक्स पे करना है और डोमिनोज को भी टैक्स पे करना है। यानी मैं एक चीज बोलूं, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन पास ऑन किया जा सकता है। क्या यह जरूरी है पास ऑन करें ही करें? इज इट मैंडेटरी टू पास ऑन दी बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, या तुम्हारी मर्जी है? मेरी मर्जी है। मान लो 1 मिनट के लिए मैं आपको कहूं मैं तुम्हें टैक्स पढ़ाऊंगा, आपने बोला सर फीस कितनी? मैंने कहा फीस है 10,000 रुपीज, लेट से रफली लेते हैं 10,000 रुपए, ठीक है। आपने कहा चलो सर डन। जिस दिन आप मेरे पास आए, फीस देने आए, मैंने कहा रुको रुको, 10,000 प्लस 18% जीएसटी 11,800 रुपए। आप कहोगे सर ये तो धोखा कर रहे हो हमारे साथ, फोन पे तो 10,000 बोला था, अब 11,800 क्यों? मैं कहूंगा मैं धोखा नहीं कर रहा, मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि 18% मेरे पास नहीं जा रहा। किसके पास जा रहा है? सरकार के पास। तो क्या आप मानोगे मेरी बात? नहीं।
मैं आपको अगर 10,000 की फीस ले रहा हूं तो आप बोलोगे सर टैक्स अपने आप देखो, हम नहीं सोच रहे टैक्स के बारे में, आप क्या करो, आप हमसे तो 10,000 रुपीज लो, अपने आप देखो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे, अगर मैंने आपसे 10,000 रिकवर करे, क्या मुझे फिर भी सरकार को जीएसटी पे करना है या नहीं करना? यस। सरकार कहेगी मान के चलेंगे 10,000 में जीएसटी कवर्ड है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 आपका बना 8475, यानी असली में 10,000 में मेरी फीस कितनी है? 8,475, और बाकी सरकार कह रही है वो मेरा टैक्स है, वो मेरा टैक्स मुझे दो। यानी अगर दो टीचर हैं, एक टीचर कह रहा है 10,000 प्लस जीएसटी लूंगा और एक कह रहा है मैं 12,000 ही लूंगा, देखा जाए दोनों सेम चीज कह रहे हैं, बस दोनों की मार्केटिंग टेक्निक अलग है। एक कह रहा है 10,000 की फीस है मगर जीएसटी अलग है, ले दे के फीस कितनी आ रही है? 11,800 ही आ रही है, और दूसरा कह रहा है मेरी फीस ही 11,800 है। टैक्स दोनों को पे करना है। एक कह रहा है कमर्शियली मैं इस तरह से दिखाऊंगा, दूसरा कमर्शियली अलग तरह से दिखा रहा है, बट जीएसटी दोनों को ही क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। इंसिडेंस आप डायरेक्टली पास ऑन कर सकते हो या इनडायरेक्टली पास ऑन। इनडायरेक्टली इसलिए कह रहा हूं, क्या 10,000 रुपए में जब आपसे फीस चार्ज करी, क्या इनडायरेक्टली मैंने बर्डन पास ऑन कर दिया या नहीं कर दिया? यस। क्योंकि बस फर्क ये है, मार्केटिंग के अंदर मैंने आपको ये नहीं बोला कि मेरी फीस 8500 रुपीज है, मार्केटिंग के अंदर मैंने बोला मेरी फीस कितनी है? 10,000, क्योंकि यू आर नॉट कंसर्न जीएसटी कितना है, नहीं, आप कह रहे हो फाइनल प्राइस बताओ। मैं ये बोल दूं मेरी फीस तो 8500 है, देखो मार्केट में सबसे कम, बट मेरा जीएसटी अलग से लगता है, वो मार्केटिंग अलग हो जाएगी। अदरवाइज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं आप पे क्या कर दूंगा? बर्डन पास ऑन करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमने बेसिक मतलब तो समझ लिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक बार यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं, जितना साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं नोट डाउन भी करते जाते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स in which, अच्छा ये जो हम वर्ड बोलते हैं ना बर्डन ऑफ टैक्स, बर्डन वर्ड ना बड़ा लेमन वाला वर्ड है। हम टैक्स की भाषा में बर्डन की जगह वर्ड क्या यूज करते हैं? इंसिडेंस। इन विच इंसिडेंस, इंसिडेंस ब्रैकेट में लिख लो बर्डन। इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स इन विच इंसिडेंस ऑफ टैक्स can't be shifted to any other person. Incidence of tax cannot be shifted to any other person. इसका मतलब ब्रैकेट में लिखो दैट इज person liable to pay tax and person bearing burden of tax are same. डायरेक्ट टैक्स के अंदर इंसिडेंस पास ऑन नहीं किया जा सकता, तो वो पर्सन जो लायबल है और वो पर्सन जो बर्डन बियर कर रहा है वो दोनों सेम है। ऑन दी अदर एंड यहां पर लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स में, इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स, it is a type of tax in which incidence of tax can be shifted. Incidence of tax can be shifted. ध्यान देना, ये नहीं लिखा मैंने has to be shifted, मैं बोल रहा हूं can be shifted। आपकी मर्जी है, कमर्शियली आप शिफ्ट करना चाहते हो या नहीं। इन अदर वर्ड्स, पर्सन बेयरिंग बर्डन ऑफ टैक्स, सॉरी, पर्सन लायबल टू पे टैक्स and person bearing burden of tax may be different. पर्सन लायबल और पर्सन जो बियरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स है वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है जी, डेफिनेशन तो खेल ली। अब जरा बात करते हैं एग्जाम्पल, एक एक करके मुझे बताओ डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स का कौन सा है? इनकम टैक्स। वो तो मुझे एक्सपेक्टेड था, तुम बता ही दोगे। अब सवाल यह है कि डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स के अलावा कोई एग्जाम्पल। हाउस टैक्स, हमारे यहां दिल्ली के अंदर क्या लगता है? हाउस टैक्स।
कुछ जगह पे म्युनिसिपल टैक्स नाम से लगता है, कुछ जगह पे सीवरेज टैक्स, यानी बेसिकली ये एक म्युनिसिपैलिटी का टैक्स होता है। हाउस टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट नहीं लगाती, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती, हाउस टैक्स कौन लगाती है? एमसीडी लगाती है हमारे यहाँ। यानी जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, आमतौर पर उसको पावर दी जाती है, वो अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। दिल्ली में हम उसे क्या बोलते हैं? हाउस टैक्स बोलते हैं। ये भी एक तरह का क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। जो पर्सन के ऊपर लग रहा है उसी को पे करना पड़ रहा है। और एग्जांपल दो। गिफ्ट टैक्स ना एक जमाने में हुआ करता था, आगे हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स में। आज की डेट में गिफ्ट के ऊपर जो टैक्स है वो इनकम टैक्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। तो गिफ्ट टैक्स अपने आप में कोई अलग से टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स में आगे जाकर, मतलब जब इनकम टैक्स शुरू करेंगे एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 56। सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स में गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया। और बताओ, कैपिटल गेन भी इनकम टैक्स का ही पार्ट हो गया। कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स जिसे आम भाषा में बोलते हैं, वो अलग टैक्स नहीं है, वो भी एक इनकम टैक्स है जो किस पे लग रहा है? कैपिटल गेन पे लग रहा है। और बताओ, लिकर टैक्स नहीं, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। लिकर पे, वो जो लिकर पे लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा, क्योंकि लिकर बेचने वाली कंपनी को पे करना होता है, मगर वो लिकर खुद नहीं पे करती, वो किन से रिकवर कर लेती है? जो पी रहे हैं। वो कहने में पीने वाला बंदा नशे में, उसको पता तो लग नहीं रहा। तो और अभी मैं बात करूंगा लिकर पे, तो भर भर के टैक्स है। अभी जब बातें शुरू होगी ना इनडायरेक्ट टैक्स की, तो लिकर तो वैसे भी सरकारों की सबसे अच्छी चीज है, भर भर के वो कह रही है लोग पिएंगे और हमें क्या देंगे? टैक्स देंगे। तो लिकर की बात तो अभी अच्छे से आएगी। और बताओ डायरेक्ट टैक्स कोई? टीडीएस, टीसीएस अगेन इनकम टैक्स के कलेक्ट करने के तरीके हैं। टीडीएस इज नॉट अ सेपरेट टैक्स, टीसीएस इज नॉट अ सेपरेट टैक्स, ये तरीके हैं। किसी ने यहां पर भी प्रॉपर्टी टैक्स बोला, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है। बिजनेस टैक्स, बिजनेस टैक्स भी अगेन कोई अलग टैक्स नहीं है, वो इनकम टैक्स जो बिजनेस पे लगता है उसे प्यार से क्या बोल दिया जाता है? बिजनेस टैक्स। वो टैक्स जो कंपनीज पे, वो इनकम टैक्स जो कंपनीज पे लगता है उसे कुछ लोग प्यार से क्या बोल देते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट अ सेपरेट टैक्स। अच्छा, एक जमाने में एक टैक्स हुआ करता था, वेल्थ टैक्स। 2014 से पहले हमारे देश में एक टैक्स हुआ करता था, वेल्थ टैक्स। इनफैक्ट जब मैंने सीए करी थी, हमारे डायरेक्ट टैक्स के पेपर में 90 मार्क्स का इनकम टैक्स होता था, 10 मार्क्स का वेल्थ टैक्स होता था। इनफैक्ट मैं जब सीए कर रहा था, सीए इंटर के बाद और सीए फाइनल से पहले, मैंने सीएस के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो सीए इंटर के अंदर वेल्थ टैक्स नहीं था, सीए फाइनल में था, मगर सीएस इंटर में वेल्थ टैक्स होता था। तो मैंने वेल्थ टैक्स पढ़ा भी रखा है। आज से 7-8 साल पहले मैं वेल्थ टैक्स पढ़ा भी रखा है। मगर 2014 में जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने अपने 2015 के बजट में पहला बजट जो दिया, सबसे पहला काम क्या किया? वेल्थ टैक्स को क्या कर दिया? अबॉलिश। तो वेल्थ टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स दैट यूज्ड टू बी, बट करंटली इट इज नॉट देयर। आज की डेट में एक नया टैक्स लगता है, बेनामी प्रॉपर्टी टैक्स। बेनामी प्रॉपर्टी टैक्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ऑप्शनल पेपर्स के अंदर दे रखा है, जो सीए के ऑप्शनल पेपर हैं, अगर पढ़ना हो। बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी को बताओ? नाम हिंदी आती है ना सबको, तो बेनामी का मतलब क्या हुआ? जो किसी के नाम पर ना हो। प्रॉपर्टी किसी के नाम पर ना हो, फिर कौन सी होती है? वो तो सरकारी प्रॉपर्टी होती है। फिर तो किसी के नाम पे तो होएगी, बट बेनामी का मतलब क्या होता है? अलग ही होता है। प्रॉपर्टी हैज टू बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ समवन। प्रॉपर्टी ऐसी नहीं हो सकती कि यहां पड़ी है किसी की भी नहीं है। वो तो आप ये बोल सकते हो कोई मॉन्यूमेंट है, इंडिया गेट किसी का नहीं है, इंडिया गेट किसी का नहीं, वो सबका है क्योंकि वो नेशनल प्रॉपर्टी है। मगर बाकी प्रॉपर्टी तो किसी के नाम पर, ये प्रॉपर्टी किसी के नाम पे तो होगी ना। बेनामी प्रॉपर्टी होती है जब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मगर वो मैंने छुपा रखा है। क्यों छुपा रखा है? मैंने टैक्स नहीं पे कर रखा, या मैंने रिश्वत के रूप में लिया, मैंने इलीगल वे में ड्रग्स बेच बेच के इकट्ठा किया, जो भी है, मैं वो पैसा दिखाना नहीं चाहता सरकार को फॉर वट एवर रीजन, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं क्राइम किया है। अब उस पैसे का करूंगा क्या? उसको बिछाकर उसके ऊपर सोऊंगा? कुछ तो करूंगा ना। लोग पैसे का क्या करते हैं? कोई एसेट खरीदते हैं। मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है, बट मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा अपने नाम पर तो पकड़ा जाऊंगा कि भाई तुम्हारी इनकम तो बहुत कम है मगर तुम्हारी प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ लोगों को पकड़ूंगा, उनके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदूंगा, वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर होगी, बट इफेक्टिवली उनको पैसे मैंने दिए, उनसे कोई पावर ऑफ अटर्नी साइन करा के रखूंगा, या इनडायरेक्टली किसी तरह से अपना राइट उस पर रखूंगा। ऐसी प्रॉपर्टी जो लोग अपने नाम पर ना लेकर उसे फाइनेंस करते हैं बट किसी और के थ्रू लेते हैं, उन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं? बेनामी प्रॉपर्टीज। और आप समझते हो जितनी भी करप्शन होती होगी इस देश में, बड़े बड़े ऑफिशियल्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वो उससे जब प्रॉपर्टी खरीदते होंगे वो अपने नाम पे लेते होंगे या बेनामी लेते होंगे? बेनामी।
पॉलिटिशियंस जब इलेक्शन लड़ने से पहले डिक्लेरेशन देते हैं, उसमें तो वो कहते हैं मेरे पास एक घर है, एक गाड़ी है, 50-60 हजार रुपए का कैश है, और तुम्हें उस पर दया आ जाती है कितना गरीब है, ले वोट ले ले मेरा। मगर असली में वो सारी प्रॉपर्टी जो इन्होंने इधर उधर से जुगाड़ करके कमाई होगी, वो अपने नाम पे नहीं रखी होगी। किसके नाम पे रखी होगी? अपने ड्राइवर के नाम पे, अपने माली के नाम पर, जो भी ट्रस्टवर्दी बंदे हैं उनके नाम पर रखी होगी। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए एक टैक्स लाया गया जिसका नाम क्या है? बेनामी प्रॉपर्टी टैक्स, व्हिच इज नॉट इन आवर सिलेबस बट यू शुड नो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल्स आर, सबसे पहले इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स में नहीं लिखवा रहा क्योंकि अभी खत्म हो गया। नेक्स्ट आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी टैक्स, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है। दिल्ली के अंदर हाउस टैक्स बोलते हैं, कुछ जगह पे म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं। और थर्ड एग्जांपल बेनामी प्रॉपर्टी टैक्स। चलो ये तो हमारे एग्जांपल हो गए डायरेक्ट टैक्स के। अब आते हैं, एक और एग्जांपल लिख लो, आगे जाके समझाऊंगा, इसका रेफरेंस आएगा। प्रोफेशनल टैक्स, कुछ स्टेट्स के अंदर प्रोफेशनल टैक्स लगता है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। आपने दिल्ली में कभी नहीं सुना होगा क्योंकि दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता, ठीक है। कुछ स्टेट्स के अंदर प्रोफेशनल टैक्स लगता है, इसका जिक्र आगे करूंगा। अब अगली कैटेगरी कौन सी आई? इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपको एक चीज पता होगा, इनडायरेक्ट टैक्स में मैसिव रिफॉर्म आया 2017 के अंदर। कौन सा मैसिव रिफॉर्म आया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका नाम आपने अलग अलग तरह से सुना होगा। सरकार इसे प्रमोट करने के लिए बोल रही थी गुड एंड सिंपल टैक्स, ऑपोजिशन इसे क्रिटिसाइज करने के लिए बोल रही थी गब्बर सिंह टैक्स। तो असली में ये टैक्स अच्छा है बुरा है, जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे हम इसे फिगर आउट करना शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो अपना ओपिनियन इस टैक्स के बारे में खुद बनाएंगे। मगर आज की क्लास में हम जीएसटी नहीं शुरू करने वाले। तो सर क्या करने वाले हैं आज? मैं, क्योंकि हमारे पहले चैप्टर में यह समझाया गया है कि जीएसटी क्यों लाया गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या दिक्कत थी पुराने टैक्सेशन सिस्टम में कि जीएसटी लाया गया। तो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी समझा रखे हैं। और क्या आप किसी चीज के बेनिफिट समझ सकते हो जब तक आपको पुराना सिस्टम ना पता हो? अगर मान लो आज आपसे कोई पूछे सीए की जो प्रपोज स्कीम आई है उसके बेनिफिट्स बताओ एज कंपेयर टू प्रीवियस स्कीम, जब तक तुम्हें प्रीवियस स्कीम आज वाली स्कीम पता होगी तभी तुम उससे कंपेयर करोगे ना। तो आज की क्लास में, इनफैक्ट कल की भी लगभग आधी से ज्यादा क्लास में हम पता क्या डिस्कस करेंगे? वो टैक्सेस जो कब लगते थे? 1 जुलाई 2017 से पहले लगते थे। यानी पुराने टैक्सेस की बात करेंगे। एक बार पुराने टैक्सेस समझ में आ जाएं, उनमें दिक्कतें समझ में आ जाएं, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि जीएसटी क्यों लाया गया। और फिर जब जीएसटी पढ़ना शुरू करोगे फिर आपको जज करना है क्या वो पुरानी वाली दिक्कतें सॉल्व हो गई हैं या नहीं हुई है। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कोई इसकी तारीफ क्यों करता है और कोई इसकी क्रिटिसिज्म क्यों करता है, ठीक है जी। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेस बिफोर, इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्सेस बिफोर 1 जुलाई 2017। किसी को पता है 1 जुलाई 2017 क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि जीएसटी इंडिया में कब आया था? 1 जुलाई 2017 को। अप्रोक्सीमेटली 5 साल हो गए हैं अब इसको, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 से पहले टैक्सेस बताओ। चलो जितनी तुम्हारी नॉलेज है पहले तुम बताओ। वैट, वैट की फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स। चलो मैं भी सुनता जा रहा हूं, भी मैं बताऊंगा, पहले आप बताओ आपने क्या क्या सुने हुए हैं। सेल्स टैक्स, चलो अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा, अभी मैं सुन रहा हूं सब। एक्साइज ड्यूटी, और बताओ। इसने गैट लिखा है, गैट कुछ और होता है भाई। गैट क्या होता है वो इनकम टैक्स में बताऊंगा। और क्या बोला? कस्टम्स ड्यूटी। और बताओ, और बताओ। एक्साइज हो गया, कस्टम्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया, और बताओ। सर्विस टैक्स। और कोई दिमाग में आ रहा हो? ठीक है, चलो अब एक एक करके बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ना लगाने के लिए उन्होंने क्या सिस्टम रखा? इनकम टैक्स तो सीधी सी बात है, जो पर्सन जो आप इनकम कमाओगे उस पे लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? मार्केट के अंदर सुबह से लेकर शाम तक आप दो चीजें कंज्यूम करते हो, या तो गुड्स कंज्यूम करते हो या क्या कंज्यूम करते हो? सर्विसेज। अभी आज सुबह से लेकर अभी 11 भी नहीं बजे, आप सोचो आपने दिन में कितने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर लिए। सुबह सुबह उठे, आप सबसे पहले ब्रश करने गए, आपने टूथब्रश यूज किया, वो क्या है? गुड्स है या सर्विस है? गुड्स। आपने वो मुंह क्यों छुपा रहे हो? नहीं ब्रश करके आए क्या? और टूथपेस्ट आपने उठाई, वो भी क्या है? गुड्स है। फिर आपने ब्रेकफास्ट किया, वो भी क्या है? गुड्स है। फिर आप घर से निकले, आप घर से निकले मेट्रो से आए या बस से आए
या अपने व्हीकल पे आए तो उसमें पेट्रोल डलवाया। तो अल्टीमेटली क्या आपने मेट्रो अगर ली तो वो गुड्स ली या सर्विस ली? सर्विस। आपने अगर बस ली तो वो क्या करी? सर्विस। ऑटो या कैब किया? सर्विस। अपनी गाड़ी अपनी बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाया तो वो क्या हो जाएंगे? गुड्स। फिर आप आए, आप मुझे पिछले 2 घंटे से सुन रहे हो, ये गुड्स है या सर्विस है? सर्विस। तो आप सुबह से लेके शाम तक क्या कर रहे हो? गुड्स या फिर सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो। और सरकार कह रही है जब जब ये गुड्स या सर्विसेज आ रहे हैं तब तब हम इनके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, किसी ना किसी तरह का इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर हम बात करें अपने सारे टैक्सेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, आपके पेज पे जगह है तो आप सेम पे कंटिन्यू करेंगे। एक कैटेगरी ऑफ गुड्स है, एक कैटेगरी ऑफ टैक्सेस है जो किस पे लगेंगे? गुड्स पे। और दूसरी कैटेगरी ऑफ टैक्सेस किस पे लगते थे? सर्विसेज पे। चलो अब गुड्स की बात करते हैं। ये कैलकुलेटर गुड्स है। गुड्स की डेफिनेशन वैसे आपने जो जीएसटी एक्ट में है वो तो मैं पढ़ाऊंगा। गुड्स की डेफिनेशन क्या फाउंडेशन लेवल पे पढ़ रखी है? क्या थी? अच्छा कहां पढ़ी थी ये बता दो। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बताओ। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी सीन, ये थी? नहीं। चलो मेरे को इधर एक चीज चाहिए। गुड्स में क्या होती थी? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ एक्सक्लूजन्स होती थी, अभी छोड़ो, जीएसटी जब आएगा जीएसटी में मैं अपने आप बता दूंगा तुम्हें, छोड़ो अभी। तो अभी के लिए गुड्स क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी होने के बावजूद गुड्स से बात होती है। क्या ये कैलकुलेटर गुड्स है? यस। अब जरा सोचो, ये कैलकुलेटर जब मेरे पास आया, ये है सिटीजन का, नहीं सिटीजन ये नकली है भाई, ये तो इसमें सिटीजन में आई की जगह एल लिखा है? सिटीजन है, हाँ सही में सिटीजन है ये तो। चलो 1 मिनट के लिए सिटीजन मान लेता हूँ यार, मान लेता हूँ मैं, पता चले चेक करूं ये अभी सारा कुछ नकली तो नहीं है। गोदरेज में देखना स्पेलिंग ठीक है गोदरेज की, पता चले कुछ और निकल के आ गई है। ये भी HCL ठीक है। चलो हाँ, तो सिटीजन का कैलकुलेटर है। सबसे पहले ये कैलकुलेटर सीधा मेरे पास आ गया होगा या किसी ने मैन्युफैक्चर किया होगा इसको? सिटीजन कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया होगा इसको। तो गुड्स के साथ पहली चीज जो हो सकती है वो क्या हो सकती है? मैन्युफैक्चर। गुड्स सबसे पहले क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर। अच्छा ये मैन्युफैक्चर एक ही बार हुआ होगा या बार बार होता गया होगा? एक ही बार मैन्युफैक्चर हुआ होगा। उसके बाद मैं डायरेक्टली सिटीजन कंपनी के हेडक्वार्टर्स गया हूंगा इसे खरीदने, या मैं अपने घर के पास वाली जो स्टेशनरी की दुकान है उससे खरीदूंगा? मैं तो अपने घर के बिल्कुल पास जो स्टेशनरी की दुकान है उससे खरीदूंगा। अच्छा उस स्टेशनरी वाले तक ये गुड्स कहां कहां से घूम घूम के आएंगे? सोच के बताओ। सबसे पहले क्या सिटीजन कंपनी ने डायरेक्टली उसको बेचा होगा या किसी होलसेलर को बेचा होगा? होलसेलर को बेचा होगा। फिर होलसेलर ने आगे क्या किया होगा? फिर आगे किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया होगा? रिटेलर को बेचा होगा। और रिटेलर ने क्या किया? मुझे बेचा। यानी वो गुड्स जो आप तक पहुंचते हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो किचन का सामान हो जो आप खरीदते हो, वो आप डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीदते, वो 2-3 बार घूमते फिरते आते हैं। हर लेवल पे क्या होती है? सेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है टाइटल ट्रांसफर करना। सिटीजन ने अपने गुड्स की ट्रांसफर किसको कर दी? होलसेलर को। होलसेलर ने अपने गुड्स का टाइटल किसको दे दिया? डिस्ट्रीब्यूटर को। हर लेवल पे क्या हो गई? सेल। तो पहली चीज जिस पे टैक्स लगाया जा सकता है वो क्या है? मैन्युफैक्चर। अगली चीज जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है वो क्या है? सेल। मजे की बात क्या है? मैन्युफैक्चर एक बार होता है, सेल एक ही बार होती है या कितनी भी बार हो सकती है? अगर मान लो आज आप शैम्पू खरीद रहे हो, आप डव का शैम्पू खरीद रहे हो। डव शैम्पू किसने बनाया है? डव ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो डव ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बनाया, उसने होलसेलर को दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, फिर रिटेलर को दिया, फिर आपने खरीदा। अच्छा मामा अर्थ सुना होगा, सारे इन्फ्लुएंसर मामा अर्थ ही लगा रहे हैं और आपको भी बेच रहे हैं। मामा अर्थ आपका क्या करता है? ऑर्डर लेके डायरेक्टली बेचता है। मामा अर्थ के केस में मामा अर्थ डायरेक्टली आपको बेच रहा है, ठीक है जी। तो मामा अर्थ के केस में एक ही बार सेल हुई, जबकि HUL के केस में कितनी बार सेल हुई? मल्टीपल टाइम सेल हुई। तो यहां पर सेल मल्टीपल टाइम्स हो सकती है। अच्छा एक हो गया मैन्युफैक्चर, एक हो गया सेल। मैन्युफैक्चर के केस में अभी आगे नोटिंग मत करना, मैं फाइनल नोटिंग बाद में कराऊंगा। मैन्युफैक्चर के केस में हमने एक टैक्स लगाया जिसका नाम क्या था? एक्साइज ड्यूटी। आगे अभी नोट डाउन मत करना। एक्साइज ड्यूटी लगाई। और सेल्स के केस में हमने एक टैक्स लगाया जिसका नाम क्या रखा हमने? सेल्स टैक्स। और इसी का नाम बाद में क्या पड़ा? वैट। जो किसी ने पहले वैट बोला और किसी ने सेल्स टैक्स बोला, वैट और सेल्स टैक्स अलग अलग टैक्स नहीं थे। पहले उसे सेल्स टैक्स बोलते थे, बाद में उसी का नाम क्या रख दिया? वैट। सर ये नेम चेंज क्यों हुआ? ये नाम बैठे बैठे क्यों चेंज कर लिया?
नाम चेंज करने का कोई लॉजिक होगा, ऐसा नहीं है कि हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं कल तक इस शहर का नाम ये था अगले दिन नाम बदल देते हैं, वैसा नहीं है यहां पर कि अरे बोर हो गए यार इस नाम से कुछ बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे एक लॉजिक होगा। तो सेल्स टैक्स की जगह हम क्या करेंगे, इसका वैट का नाम, इसका लॉजिक मैं समझाऊंगा अभी इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट में। पहले अच्छा मुझे ये बताओ, ये सिटीजन इंडिया की कंपनी है बाहर की कंपनी है? मैं मान के चल रहा हूं कि हम कैलकुलेटर तो बना ही लेते होंगे, इंडिया की है, बट ऐसा हो सकता है बाहर की कोई कैलकुलेटर इंडिया के बाहर बनता हो जो इससे बेटर हो सकता है। एक मिनट के लिए मान के चलते हैं, तो एक मिनट के लिए मैं मान के चलूं एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, लेट से जो चाइना की कंपनी है, मुझे उसका कैलकुलेटर पसंद आ गया। क्या आज की ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट में मैं इंडिया में बैठकर चाइना में बना हुआ एक कैलकुलेटर खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता? यस। इसके लिए मुझे चाइना से कैलकुलेटर क्या करने पड़ेंगे, इंपोर्ट। तो या तो कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर हो सकता है या क्या हो सकता है, सेल। थर्ड चीज क्या हो सकती है, इंपोर्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंपोर्ट? इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, ब्रॉडली बोलना है तो मैं कौन सा लीगल डेफिनेशन बता रहा हूं। इंपोर्ट मतलब ब्रिंगिंग एनी गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। तुम यूएस से लाओ, यूके से लाओ, चाइना से लाओ, जब भी तुम बाहर से गुड्स इंडिया में लाओगे तो वो क्या बन जाएगा, इंपोर्ट। अच्छा उल्टा हो सकता है, सिटीजन कहे अच्छा जी क्या चाइना के कैलकुलेटर यहां आ रहे हैं, तो सिटीजन ने कहा मैं भी अपना कैलकुलेटर बना के श्रीलंका में बेचूंगा, इसे क्या बोलेंगे, इंडिया में अगर कोई चीज बनाकर हमने इंडिया के बाहर बेच दी, लेट से श्रीलंका भेज दी, तो उस केस के अंदर उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। तो अगली दो चीजें जो हो सकती हैं वो क्या हो सकती है, नेक्स्ट चीज कैन बी सेल के बाद इंपोर्ट, और आखिरी चीज इट कैन बी एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के ऊपर अब आगे लिखना मत अभी, इंपोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी लग सकती है जिसका नाम है इंपोर्ट ड्यूटी। इसके ऊपर क्या लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी। और एक्सपोर्ट के ऊपर, ये ग्रीन कलर दिख नहीं रहा ढंग से, एक्सपोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी लग सकती है, वो अलग बात है, ज्यादा टाइम नहीं लगती, जिसका नाम क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट लगाती थी इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट के ऊपर अक्सर लगाती नहीं थी बट लगा सकती है क्या, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इंपोर्ट पे तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी लगेगी, मगर एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, कभी कभार लगाएंगे। हम ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ? एक्सपोर्ट बढ़ानी है, क्यों बढ़ानी है, कंट्री का फायदा होगा, कैसे, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। चलो ठीक है, एक रीजन तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे, एक्सपोर्ट्स पे हम एक्सपोर्ट इसलिए ड्यूटी इसलिए नहीं लगाना चाहते, हम इंडिया के एक्सपोर्ट्स क्या करते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। मगर अगर मुझे एक बात बताओ, अगर कल को हम एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा रहे, मगर सामने वाली कंट्री बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाने लग गई जान के डिस्करेज करने के लिए, और बदले में हमने क्या किया, हमने उस कंट्री की इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो क्या कंट्रीज आपस में इसी तरह से लड़ती रहेंगी या नहीं लड़ती रहेंगी? अच्छा एक जमाना था इस दुनिया के अंदर हर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होकर चलती थी, कंट्रीज को पता ही नहीं था कि हमारी कंट्री के अलावा भी कोई देश है, धीरे धीरे डिस्कवर होने लगा ना। आज ही मैं पढ़ रहा था कि क्या कहते हैं, यूरोप से, मैं रास्ते में आ रहा था तो एफएम पे बता रहे थे, यूरोप से एक इंसान आया था जिसने पहली बार इंडिया को डिस्कवर किया था, वास्को डी गामा कुछ इस नाम का एक इंसान था। यानी तब तक इंडिया के लोगों को लगता था यूरोप है ही नहीं, बस यहां समुद्र है और खत्म, आ गई जिंदगी। और यूरोप के लोगों को क्या लगता था, इंडिया नाम की कोई जगह ही नहीं है। तो धीरे धीरे डिस्कवर किया, धीरे धीरे पूरा मैप बनाया, धीरे धीरे हमने डिस्कवर किया कि कौन कौन से प्लेसेस हैं इस अर्थ के ऊपर। अच्छा फिर जैसे ही डिस्कवर कर लिया यूरोप ने इंडिया, इंडिया ने डिस्कवर कर लिया यूरोप, क्या इन्होंने आपस में ट्रेड करनी शुरू कर दिया, नहीं कर दी? कंट्रीज ने आपस में ट्रेड करनी शुरू कर दी। कंट्रीज को लगा यार हम दूसरी वाली कंट्री से भी क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। जब मान लो ट्रेडिंग शुरू हुई, मान लो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेडिंग शुरू हुई, कुछ सामान है जो इंडिया से चाइना जाएगा, इंडिया के लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट, चाइना के लिए क्या हो गया, इंपोर्ट। और कुछ सामान है जो चाइना से इंडिया आएगा, चाइना के लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट, और इंडिया के लिए क्या हो गया, इंपोर्ट। अब सवाल ये है, मान लो कुछ गुड्स 5 करोड़ रुपए की, मैं हल्का सा बोलूं 5 करोड़ के गुड्स हैं जो इंडिया से चाइना जा रहे हैं, इसके ऊपर टैक्स कौन लगाएगा, ये कंट्रोवर्सी उठी। दोनों कंट्री के पास अपनी अपनी आर्गुमेंट थी। इंडिया ने बोला इन गुड्स को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया, हमने। इसको बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी किसने प्रोवाइड करी, हमने। एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट तक की सड़कें किसने बनाई, हमने। एक्सपोर्ट करने के लिए जो पोर्ट था
जहां से शिप जा रही है उसको किसने बनाया? हमने। तो टैक्स भी हमें मिलना चाहिए। जब सारा कुछ हमने किया, टैक्स किसको मिलना चाहिए? हमें। चाइना के अपनी आर्ग्यूमेंट थी, चाइना ने कहा छोड़ो बाकी बातें, इन गुड्स की पेमेंट कौन करेगा? चाइना का इंसान करेगा। और ये कंज्यूम कहां पर होंगे? चाइना। जिसने पैसे दिए उसको टैक्स मिलना चाहिए। तो दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। इंडिया ने बोला टैक्स कम, क्या टैक्स कौन पे करेगा? हम करेंगे। सॉरी, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? हम करेंगे। चाइना की गवर्नमेंट ने बोला टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? हम। अच्छा, ये उल्टी लड़ाई तब भी होगी जब चाइना से गुड्स इंडिया में आएंगे। यस, उस पे चाइना कहेगी हम पे टैक्स लेंगे, इंडिया कहेगी हम। यानी जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, वहां पर दो कंट्रीज होती हैं। एक होती है ओरिजिन कंट्री और एक कंट्री होती है डेस्टिनेशन कंट्री। इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए इंडिया ओरिजिन कंट्री है, डेस्टिनेशन है? इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए हम ओरिजिन है या डेस्टिनेशन है? ओरिजिन। इंडिया से गुड्स चल के जा रहे हैं तो हम कौन हो गए? ओरिजिन। और इंडिया के इंपोर्ट्स के लिए हम डेस्टिनेशन है या ओरिजिन? डेस्टिनेशन। तो अब हर जगह जब भी ट्रेड हो रही है, लड़ाइयां हो रही हैं ओरिजिन कंट्री में और डेस्टिनेशन में। सवाल ये था ओरिजिन कंट्री के पास राइट होना चाहिए या डेस्टिनेशन? अच्छा, जब ये कंट्रीज आपस के अंदर कुछ एग्री नहीं कर पा रही थी तो क्या कुछ इंटरनेशनल बॉडीज बनाई गई सुलह कराने के लिए? कोई एग्जांपल दो इंटरनेशनल बॉडीज का, जो आपस में सारी कंट्रीज को बैठा के कहती हैं आओ बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन सुना होगा आपने, फिर आपने WTO सुना होगा, ऐसी कुछ बॉडीज हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक। तो जितना भी ट्रेड रिलेटेड काम है उसकी एक बॉडी है WTO, फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मेनली दुनिया की लगभग सारी कंट्रीज WTO की क्या है? मेंबर है। WTO ने, जिसकी इंडिया भी पार्ट है, उसने एक प्रिंसिपल दिया लड़ाई खत्म कराने का। उसने कहा जब तक लड़ाई सॉल्व नहीं होगी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाएगी। इस प्रिंसिपल का नाम था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। अब नाम से आगे की कहानी आप बता सकते हो, इस सिस्टम के अंदर क्या होता था? WTO ने क्या सोल्यूशन निकाला? उसने कहा जब जब इंटरनेशनली आपस में ट्रेड होएगी, कौन सी कंट्री टैक्स लेगी? ओरिजिन वाली या डेस्टिनेशन वाली? डेस्टिनेशन वाली। और सारी कंट्रीज ने उस प्रिंसिपल को ऐड किया, इंडिया ने भी इसको एग्री किया। एंड फॉर दैट रीजन इंडिया अपने इंपोर्ट्स पे तो भर भर के टैक्स लगाती है, मगर इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाती है। एक कारण तो आपने सही बोला, एक्सपोर्ट एनकरेज करने के लिए, बट वो सब्सिडरी कारण है। मेन कारण ये है क्योंकि हमने WTO में कमिटमेंट दे रखी है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। और ये कमिटमेंट जरूर हमने दिया है, चाइना ने भी दे रखी होगी, चाइना ने भी, US ने भी, UK ने भी। हर कंट्री अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बिल्कुल टैक्स नहीं लगाती, अपने इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाती है, क्योंकि हर हम क्या फॉलो कर रहे हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। तो सही, गोइंग बाय दैट लॉजिक तो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स होना ही नहीं चाहिए। फिर आपने ये क्यों बोला एक्सपोर्ट ड्यूटी हो सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरकार कब कब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क पढ़ते हो, अगर आप न्यूज़पेपर बाय चांस कभी गलती से आमने सामने आ जाए तो आप मुझे बताओ, थोड़े दिन पहले सरकार ने दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, बताओ कौन से? दो नहीं है कि बता दो। एक तो सही बता दिया, वीट। लगभग 1 महीने पहले सरकार ने क्या किया है? वीट के एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। और अभी 1 हफ्ते पहले पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट के ऊपर भी क्या लगा दी है? एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। अच्छा, अब मुझे बताओ, वीट, पेट्रोल, डीजल के ऊपर सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई है? अच्छा, इंडिया के अंदर इस समय इन्फ्लेशन नीचे चल रही है या इन्फ्लेशन काफी हाई चल रही है? काफी है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है यार। किचन का सामान देखो, टमाटर की रेट देखो, टमाटर का रेट, प्याज का रेट कितना ज्यादा है। नींबू बीच में 250 रुपए पार कर गया था। तो अब ये इन्फ्लेशन ऐसी है जो लोगों पे इंपैक्ट डालती है। यस, लोगों पे इंपैक्ट डालती है तो सरकार चिंतित होगी, क्योंकि हमारे देश में हर 6 महीने बाद कोई ना कोई इलेक्शन होते हैं। तो सरकार फॉर ऑन रीजन क्या करेगी? महंगाई को कंट्रोल करेगी। इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। इन्फ्लेशन का वन ऑफ द कारण, अब इतनी तो आपको इकोनॉमिक्स आती होगी, प्राइसेस कैसे डिटरमिन होते हैं? डिमांड और सप्लाई। अगर सप्लाई कम रहेगी तो प्राइसेस क्या होंगे? डिमांड तो लोग कर ही रहे हैं, प्राइसेस क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। अब इंडिया के अंदर इस साल मान लो सरकार को लगा वीट की प्रोडक्शन क्या हुई है? कम हुई है। हमारे देश के फार्मर कुछ तो एक्सपोर्ट करते होंगे, कुछ इंडियन मार्केट में बेचते होंगे। अच्छा, अब सरकार फार्मर्स को कह रही है इस साल वीट की प्रोडक्शन कम हुई है, बारिश नहीं हुई है, वट एवर इज द रीजन,
तो तुम इस साल एक्सपोर्ट मत करो, नहीं तो तुम एक्सपोर्ट करोगे ना तो इंडिया में प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे, महंगाई हो जाएगी, बेचारे लोगों को दिक्कत आएगी। सरकार समझाएगी और फार्मर मान जाएंगे, या हर इंसान अपने अपने इकोनॉमिक्स अपने हिसाब से देखता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर सरकार आज आपको बोले बेटा सीए मत करो इंजीनियरिंग करो, तो आप बोलोगे ठीक है मैं अभी साइंस शुरू करता हूं। आप अपने हिसाब से देखोगे भाई मेरे को क्या करना है। तो क्या फार्मर को या किसी को भी, रिलायंस को आप फोर्स कर सकते हो पेट्रोल एक्सपोर्ट मत कर इंडिया में बेच? नहीं। अंबानी को तो वैसे कोई फोर्स नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो आप अब यहां पर फोर्स नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी है। तो सरकार आपको मोटिवेट या डीमोटिवेट कर सकती है बस, हद से हद। तो सरकार ने क्या किया, वीट की एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इससे क्या होगा, वो फार्मर, मान लो मैं एक फार्मर हूं, मैं इंडिया में बेचता हूं एक्सपोर्ट करता हूं, मुझे एक्सपोर्ट करने का इंसेंटिव क्या है, मुझे वहां पर रेट बढ़िया मिल जाता है। क्योंकि आपको पता होगा दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज अपने खाने के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट है आज के डेट में, ठीक है। तो उनको बढ़िया दाम मिल जाता है वीट बेच के यूरोप के अंदर, तो वो कहते हैं हम इंडिया में नहीं बेचेंगे, हम तो यूरोप में बेचेंगे। मान लो इंडिया में बेचने पे उनको 1000 रुपए पर क्विंटल मिलता है और वहां पे 1200 रुपए पर क्विंटल मिलता है, दैट इज वाई वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार ने क्या किया, 250 रुपए की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब बताओ क्या होगा, 1200 रुपए अगर मिलेंगे तो 250 रुपए एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, नेट कितना मिलेगा, 950। इंडिया में बेचो, इंडिया के अंदर कुछ नहीं लगाएंगे, हम वीट को एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो क्या हमने उनको एक तरह से डीमोटिवेट कर दिया एक्सपोर्ट करने से? यस। इससे इंडिया के अंदर सप्लाई बढ़ेगी और जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इस तरह से सरकार क्या करती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जब जब जरूरत होती है तब तब क्या करती है, वो लगाती चली जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, सरकार जब हमने WTO में एग्रीमेंट साइन किया ना, तो हमने वहां पर बोला हम आमतौर पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, बट हम लगा सकते हैं जब जब हमें क्या हो, जरूरत हो। तो हमारे कौन कौन से 4 टैक्सेस आ गए, मेन टैक्सेस गुड्स के ऊपर। पहला एक्साइज ड्यूटी, कब लगेगा, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। फिर क्या आया, सेल्स बेसिस, क्या बोला हमने, सेल्स टैक्स। फिर इंपोर्ट के ऊपर क्या आया, इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट के ऊपर क्या आया, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को कलेक्टिवली प्यार से हम क्या बोलते हैं, कस्टम्स ड्यूटी। तो कस्टम्स ड्यूटी अलग से कोई टैक्स नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को ही हम क्या बोल देंगे, कस्टम्स ड्यूटी। अच्छा, लास्ट में सर्विस के ऊपर क्या आएगा, सर्विस मैन्युफैक्चर हो सकती है, सर्विस सेल हो सकती है। मैं इस समय आपको बोल रहा हूं, और मैं अभी तो 3 घंटे बोल रहा हूं, मैं बहुत घंटे बोलूंगा। तो ये जो मैंने बोलने से सर्विस दी, ये मैन्युफैक्चर करके सेल करी या क्या किया, सेम समय मैन्युफैक्चर हो रही है, ये हो रही है। इसके लिए बोलते हैं प्रोविजन ऑफ सर्विस। सर्विस के लिए ना तो सेल वर्ड यूज करते हैं ना मैन्युफैक्चर, हम बोलते हैं मैं आपको क्या कर रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। प्रोवाइड करने में दोनों चीजें आ गई, मैं मैन्युफैक्चर भी कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, सेल। तो अल्टीमेटली सर्विस की प्रोविजन के ऊपर क्या लगा, सर्विस टैक्स। यहां पर एक टैक्स आया जिसका नाम क्या था, सर्विस टैक्स। अच्छा, क्या सर्विस इंपोर्ट हो सकती है, क्या सर्विस इंपोर्ट हो सकती है? आप इंडिया में बैठे बैठे इंडिया के लॉयर की सर्विस ले सकते हो, आपको इंडिया का लॉयर पसंद नहीं है, इंडिया का आर्किटेक्ट पसंद नहीं है, आपको यूएस का एक आर्किटेक्ट है वो पसंद है, तो क्या वो आपको काम करके दे देगा, नहीं कर देगा? यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और क्या सर्विस एक्सपोर्ट भी हो सकती है? इंडिया आज की डेट में बीपीओ सेक्टर, फैंसी वर्ड फॉर कॉल सेंटर, तो हम जो बीपीओ कर रहे हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं ना। तो हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर सकते हैं। इंडिया में बैठे लोग यूएस के लोगों को क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, सवाल ये है, गुड्स के इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, गुड्स के एक्सपोर्ट के ऊपर लगा सकते हैं हम क्या, एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्या सर्विस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के भी कस्टम ड्यूटी लगेगी? द आंसर इज नो। सर्विस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर क्या लगेगा, सर्विस टैक्स ही लगेगा। तो सर्विसेज के केस में ना सब कुछ मिलाकर एक ही टैक्स लगाया हमने, क्या, सर्विस टैक्स। प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस टैक्स। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सर्विस टैक्स। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आमतौर पे नहीं लगाते, मगर लगा सकते हैं क्या, सर्विस। अब आपके दिमाग में आएगा सर गुड्स के ऊपर इतने सारे तरह के टैक्स, सर्विस पे सिर्फ एक टैक्स, बहुत ही नाइंसाफी है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब कल वाली क्लास में। हर क्लास के लास्ट में थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ना चाहिए ना, और नेटफ्लिक्स में वो करता है वो और कुछ हो ना हो, आखिरी में एक सस्पेंस छोड़ जाता है ताकि आप अगला एपिसोड देखो। तो इतना तो हमने डिस्कस कर लिया, गुड्स के अंदर भर भर के टैक्स लगे, सर्विस में एक ही टैक्स, मगर ऐसा क्यों है, इतना भेदभाव क्यों था?
तो वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज यहीं खत्म। आज की क्लास में पढ़ाया कम, बाकी बातें ज्यादा करी। कल से सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पढ़ाई पे। और कल मेरी क्लास नॉर्मल टाइम पे होगी, मतलब 11:15 11:15 से लेकर 2:15, एक ब्रेक दिया करूंगा। मेरी इफेक्टिवली 2 घंटे 45 मिनट्स के आसपास की क्या होगी क्लास। ठीक है जी, मिलते हैं कल क्लास। सर अकाउंट्स की क्लास कब से लगेगी? 11:15 पे लगेगी भाई। वीडियो अगर बीच में नहीं दिख रही ना, तो लाइव में सबसे बड़ा सीन क्या है, यहां से इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं होएगी आपका। अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो है ना, तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। सर